कहाँ थे भाई हम लोग आपकी क्लास में? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सारे समझाएंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, दो तीन महत्वपूर्ण बातें तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, कहाँ पे? लंदन में, या आप कह सकते हैं इंग्लैंड में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो बुलाने वाला कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सहारे ब्रिटिश सरकार चाहती क्या है, ये बात मैंने आपको बताई होगी। तो हमने ये सीखा है कि जो आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था 1930 में, उसमें सरकार की मंशा क्या थी? सरकार की मंशा ये थी कि साइमन कमीशन जो 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका था, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर क्या हो जाए, एक बार डिस्कशन हो जाए। ये तो बात मैं आपको बता रहा था। और इस डिस्कशन में ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा क्या हो, जरूरी है। लेकिन मैंने आपको बताया होगा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में बुलाया जाता है। उस समय कांग्रेस भारत में कोई और काम करेगी जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये क्लियर है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। हालांकि सरकार की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत ही इफेक्टिव पार्टिसिपेशन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाता है, तो साइमन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हम भारतीयों का संवैधानिक विकास करवा पाएंगे। लेकिन ये एकदम क्लियर है कि कांग्रेस वहां पर नहीं है, लेकिन बाकी चीजें वहां पर हैं जो मैंने कल आपको बताया होगा। हिंदू महासभा ने भी वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया। और हिंदू महासभा की ओर से जाने वाले कौन थे? आपके वीएस मुंजे, मैंने एक नाम आपको लिखाया होगा। उस समय भारत का जो आपका सिख समुदाय है, तो सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करने का काम कौन कर रहे थे? सरदार संपूर्ण सिंह, ये भी है। मुस्लिम लीग का भी पार्टिसिपेशन वहां पे आपको नजर आएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आप लेके चल सकते हैं। हालांकि लोग और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आपका करेक्टर बनेगा कौन बनेगा? आपका मोहम्मद अली जिन्ना। आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो आंग्ल भारतीय समुदाय भी वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। केटी पोल का नाम मैंने आपको दिया होगा, वहां पर वो हैं। और उस समय भारत में जितनी भी देशी रियासतें हैं, यानी कि जितने भी आपकी प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, उनमें से मात्र 16 ही वहां पर क्या है, अपना इफेक्टिव पार्टिसिपेशन लेकर के आते हैं। बाबा साहब अंबेडकर भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जो है दलित समुदाय को, भारत का जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। तो दरअसल आपको ये समझना है कि जितने लोग भी आपको वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने अपने समुदायों के लिए क्या है, संवैधानिक अधिकार चाहते हैं, है ना। यानी कि अगर आप बाबा साहब अंबेडकर की बात करोगे, तो मैंने शायद कल आपको लिखाया होगा कि बाबा साहब अंबेडकर का मानना यह था कि दलित समुदाय को भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया जाए। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे बड़ी चिंता मैंने कल आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट को लेकर थी, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया था कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को भारत में क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। अब जिन्ना साहब को डर है, भय है कि सरकार अगर इस बारे में सोचती है तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पेशली इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो प्रमोशन दिया, वो इसी बात को दिया कि सरकार ऐसा ना सोचे, है ना। सरकार ने जो 1909 में व्यवस्था बनाई थी, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, सरकार इस व्यवस्था को आगे बढ़ाए और इस व्यवस्था के आशीर्वाद के आलोक में विशेष तौर पर भारत का जो मुस्लिम समुदाय है उसका संवैधानिक विकास किया जाए। इस तरह की बातें हो रही हैं। यानी कि जितने भी आपके पार्टिसिपेटर्स हैं, वो अपने अपने हितों की बातें वहां पे कर रहे थे। अब सरकार की बेचैनी ये है कि उनकी सुने या कांग्रेस की तरफ देखे। आप समझो मेरी बात को। सरकार की बेचैनी क्या है कि उनकी सुने या कांग्रेस की तरफ देखे, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस वहां पर नहीं है। लेकिन बाकी लोग भी वहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने अपने अपने हितों की वहां पे बातें की और सरकार से कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम जो बातें आपके सामने रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में उन बातों को भी शामिल कर लिया जाए। इसमें जो आप देशी रियासतें देख रहे हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया था कि मात्र 16 हैं। हालांकि अगर हम 1930 के आसपास की बात करेंगे, तो उस समय पूरे भारत में जो प्रिंसिपल स्टेट्स आपको नजर आएंगे लगभग 550 के आसपास हैं।
लगभग 550 के आसपास के आपके प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, जहां पर भारत के राजा और महाराजाओं का शासन हुआ करता था। और ये जो आपके प्रिंसिपल स्टेट्स हैं, इनमें कभी भी सरकार की ओर से इंटरफेयर नहीं किया गया था। यानी कि भारत की जो देशी रियासतें हैं, उन पर ब्रिटिश सरकार का पॉलिटिकल कंट्रोल आप नहीं दिखा सकते। सरकार ने बहुत शुरुआत से इस बात को समझा था कि अगर हम देशी रियासतों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो उनके पास फोर्स है, सेना है, ये अपनी सेना का इस्तेमाल करके हमारे सामने नई नई प्रकार की चुनौतियां ला सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुत शुरुआत से ही अंग्रेजों ने भारत में देशी रियासतों के प्रति बहुत ही फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनाई थी और कहा था कि भाई देखिए, आपके जो भी अफेयर्स हैं, हम उनमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपना शासन चलाते रहें। लेकिन कैसे? ऐसे कि आप हमेशा भारत में हमारे क्या बने रहेंगे? सहयोगी वर्ग। मैंने बार बार इस बिंदु को क्लास में उठाया है कि प्रिंसिपल स्टेट्स भारत में ब्रिटिश शासन का एक बड़ा सहयोगी वर्ग रहा है। लगभग 550 में से 16 वहां पर पहुंचे हैं। और 16 वहां पर पहुंच के कहते क्या है? मैंने कल एक बिंदु लिखाया था, बताओ क्या कहा था? क्या कहा था बेटा? हाँ, उन्होंने कहा था कि देखिए, ऐसा है कि दाएं बाएं की बातें मत सोचो, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि इंडिया में एक बना लेते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक काम करते हैं, इंडिया में एक बना लेते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर होगा, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संघात्मक व्यवस्था। इसकी जो इकाइयां होंगी, यानी कि इसकी जो आपकी यूनिट्स होंगी, तो यूनिट्स में एक तरफ तो हम क्या रख सकते हैं? एक तरफ हम रख सकते हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। बात को मेरी समझना, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, जिनको आप हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रिटिश भारतीय प्रांत। और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का मतलब यह है कि भारत के ऐसे तमाम प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण हुआ करता था। और कहा कि साहब, एक तरफ क्या हो जाएंगी? एक तरफ जो है, भले ही हम 16 हैं, लेकिन बाकी को हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल स्टेट्स। एक तरफ क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल स्टेट्स। एक तरफ क्या हो जाएंगी? देशी रियासतें शामिल हो जाएंगी। ठीक है। और आप भारत में जो है, अगर ये संघात्मक व्यवस्था आप बनाते हैं, तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस पर कंट्रोल किसका रहेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करेगी? एज अ सेंट्रल पावर, एज अ सेंट्रल पावर, यानी कि एक केंद्रीय शक्ति के रूप में। तो एक काम करते हैं कि भारत में एक संघात्मक व्यवस्था बना लेते हैं, और संघात्मक व्यवस्था की जो ताकतवर इकाई होगी, वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हो जाएंगे। और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों पर शासन किसका रहेगा? आप ही का रहेगा साहब। और बाकी इकाइयां क्या हो जाएंगी? देशी रियासतें हो जाएंगी। दोनों मिलकर शासन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुरुआत से मैंने समझाया था आपको ये कि प्रिंसिपल स्टेट्स अगर हमारे लिए खड़ी हो जाती, अगर भारतीयों के सपोर्ट में खड़ी हो जाती, तो अंग्रेजों को भारत से बहुत समय पहले अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ जाता। क्योंकि आप इस बात को लेके चलेंगे, एक लड़की ने एक बार डिस्कशन किया भी था, इस बार यूपीएससी में सवाल पूछा भी गया था, आपको याद होगा उस समय जब हमने आंसर बनाया था उस समय। अब दिक्कत इस बात की है कि ये सहयोगी वर्ग क्यों बन के रहते हैं? क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर हम भारतीय जनमानस के लिए काम करेंगे और ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर ले जाने की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि भारत में क्या स्थापित होगा? लोकतंत्र स्थापित होगा। और लोकतंत्र में राजतंत्रात्मक व्यवस्था की कोई जगह नहीं होती। यानी कि हमारी जो आज राजशाही है, हम जो नाना प्रकार के आनंदों की अनुभूति करते हैं, तमाम प्रकार के जो आनंद हैं हमसे छीन लिए जाएंगे। इसलिए वो अंग्रेजों के बगल में बार बार जाके बैठने की कोशिश करते हैं और बैठे भी। और यहाँ तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब लोग अपनी जेन्युइन डिमांड्स रख रहे हैं, आप कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक अलग डायरेक्शन देना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि साहब एक फेडरल स्ट्रक्चर बना दो, और फेडरल स्ट्रक्चर बना करके एक काम करते हैं, मिल जाते हैं आपस में, मिल के भारत पर शासन करते हैं, भारतीयों को छोड़, है ना। लेकिन चिंता ये है सरकार की, जो मैंने कल बताया था कि इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, उनका मानना यह है कि आप सब लोग चिल्ला रहे हैं, हमारा उद्देश्य कांग्रेस को अपने साथ जोड़ना है। अब एक मैं बहुत भारी लाइन आपके सामने रखने जा रहा हूं। पूरा डिस्कशन हुआ, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, ये बात भी मैंने आपको समझा दी। लेकिन जो आपके रैमजे मैकडोनाल्ड हैं,
उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दिया और समाप्त करते हुए एक बहुत भारी लाइन बोली कि मैं इसको समाप्त इस नाते कर रहा हूं कि इसमें भारत तो है लेकिन भारत माता नहीं, और हमें आवश्यकता किसकी है? भारत माता की। अब समझो क्या इशारा है कि इसमें भारत तो है, इसमें भारत तो है, इसका मतलब यह है कि भारत से कुछ लोग उठ के आए हैं, है ना, जिनका पार्टिसिपेशन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको नजर आ रहा है, लेकिन भारत माता नहीं है। भारत माता नहीं है, दैट मीन्स इंडिया की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यानी कि कांग्रेस नहीं है। क्योंकि भारत तो है, भारत माता नहीं है, इस नाते हम क्या है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। क्योंकि हेल्दी डिस्कशन अगर होगा तो तभी हो पाएगा जब कांग्रेस इसके साथ अपने आप को जोड़ पाएगी। तो केवल बातें हुई, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दो लोगों ने अपना बहुत ही इफेक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया था उस समय। एक तो आपके मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, उन्होंने बार बार सरकार के सामने बातें रखी कि मैं इस बात पर बिल्कुल समझौता नहीं करूंगा कि आप भारत में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को समाप्त करेंगे या करने की सोचेंगे। उधर बाबा साहब अंबेडकर का मानना यह था कि संवैधानिक विकासों पर डिस्कशन हो रहा है तो हम भी चलते हैं, और जो दलित समुदाय है ना, उसके संवैधानिक अधिकारों की डिमांड कर लेते हैं। और उसके संवैधानिक अधिकार तो तभी मिल पाएंगे जब दलित समुदाय को रेस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी से अलग रखा जाएगा। और रेस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी से अलग रखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या था कि दलित समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल करवा दिया जाए। तो वो अपनी बातें कर रहे थे। कुल मिलाकर के इसका कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकल के आया था। जैसे मैंने आपको बताया, आप हमेशा यही याद रखेंगे कि सरकार बार बार कांग्रेस की तरफ देख रही थी, है ना। लिखो, लास्ट बिंदु है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहां कल छोड़ा था वहीं से आगे की स्टार बना के लिख लेंगे। क्योंकि सरकार की मंशा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि सरकार की मंशा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जोड़ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जोड़ने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जोड़ने की थी। लेकिन इस समय कांग्रेस भारत में, लेकिन इस समय कांग्रेस भारत में सरकार के खिलाफ, लेकिन इस समय कांग्रेस भारत में सरकार के खिलाफ, लेकिन इस समय कांग्रेस भारत में सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन चला रही थी। लेकिन इस समय कांग्रेस भारत में सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन चला रही थी। अंततः ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए इस गोलमेज सम्मेलन को समाप्त किया कि इसमें भारत तो है लेकिन भारत माता नहीं है, कि इसमें भारत तो है लेकिन भारत माता नहीं है, कि इसमें भारत तो है लेकिन भारत माता नहीं है, कि इसमें भारत तो है लेकिन भारत माता नहीं है। कुल मिलाकर साइमन कमीशन की रिपोर्ट के संदर्भ में, कुल मिलाकर साइमन कमीशन की रिपोर्ट के संदर्भ में, कुल मिलाकर साइमन कमीशन की रिपोर्ट के संदर्भ में, कुल मिलाकर साइमन कमीशन की रिपोर्ट के संदर्भ में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, किसी सकारात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। ठीक है।
अब एक बार कांग्रेस की तरफ आपको आना है, टॉपिक आपका बदल जाएगा। डिस्कशन कहां से करेंगे? जो मैंने आपके दिमाग में बातें पहले ही डाल दी हैं कि अगर आप रेफरेंस लेते हैं किसका, लाहौर सेशन का, लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसको हमने कल ही डिस्कस किया था, और इसका समय हम क्या लेके चले थे, 1929। तो ये जो आपका लाहौर सेशन है, इसको आज दोबारा फिर आपके सामने रखने का उद्देश्य मेरा ये है कि लाहौर सेशन में जो कांग्रेस है अपना एक नया गोल बनाती है, और उस नए गोल का नाम क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण स्वराज। और कांग्रेस ने साफ साफ बताया कि भैया देखिए ऐसा है कि पूर्ण स्वराज का जो आपका लक्ष्य है ना, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का मतलब क्या होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि ब्रिटिश शासन से पूर्ण मुक्ति, ब्रिटिश शासन से हर मामले में पूर्ण मुक्ति की बात हो रही है। और इसकी प्राप्ति के लिए हम क्या चलाएंगे, सीडीएम, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी प्राप्ति के लिए हम लोग क्या चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस, है ना। तो कांग्रेस की जो कमिटमेंट है ये 1929 के लाहौर सेशन में आपके सामने आ जाती है। अब फाइनली आपको कांग्रेस को जोड़ के चलना पड़ेगा, किसके साथ, सीडीएम के साथ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा सीडीएम। अब देखिए दो तीन बातें मैं आपके दिमाग में शुरुआत में डालना चाहता हूं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और काफी लेंदी एक्टिविटी है, समय लगेगा इसको समझने में आपको। पहली बात तो एक है कि ये जो आपका सीडीएम है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये आपके सामने जो आएगा एक मास मूवमेंट के रूप में आएगा, एक मास मूवमेंट के रूप में आएगा। दूसरी बात क्या है कि सीडीएम जैसा जो आपका ये होगा, ये जो एक कार्यक्रम है, ये जो एक क्या है आपका प्रोग्राम है, किसका है, ये बिल्कुल रहेगा किसका, महात्मा गांधी का रहेगा। किसका रहेगा, महात्मा गांधी का रहेगा। और इसको मंच प्रदान करने का काम कौन करेगा, तो आपका क्या कहते हैं आप लोग, आईएनसी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाना उतना आसान तो नहीं है ना। अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मास मूवमेंट के रूप में आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप उसको एक मास मूवमेंट के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने आप को ये भी तो समझा के चलना पड़ेगा कि जनता की जो भागीदारी होगी क्या होगी, व्यापक स्तर पर होगी। और अगर आप किसी एक्टिविटी में जनता की भागीदारी व्यापक स्तर पर लाने की कोशिश में है, तो जनता को आपको समझाना पड़ेगा अपने लक्ष्य के संदर्भ में। वो लक्ष्य आपका क्या, पूर्ण स्वराज है। तो मैं आपको दरअसल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी के पास सबसे बड़ी आसानी तो ये है कि वो कांग्रेस को बड़ी आसानी से अपने इस एक्टिविटी के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है 1928 से ही क्या लगभग इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बन के क्या आएगी, सबसे बड़ी चुनौती ये बन के आएगी कि आप इसको मास मूवमेंट कैसे बनाएं। मास मूवमेंट बनाने के लिए भारतीय जनमानस को व्यापक स्तर पर आपको समझाना पड़ेगा और व्यापक स्तर पर उसकी भागीदारी आपको सुनिश्चित करके चलनी पड़ेगी। लेकिन गांधी जी इस बात को लेकर चल रहे हैं कि अगर हम पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को लेकर के जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे, तो जनता हमसे सवाल जवाब करेगी, और किन अर्थों में करेगी कि भैया आज आप पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लेकर के हमारे सामने आए हैं। 1920 में आपने एक एक्टिविटी चलाई थी जिसका नाम क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसका लक्ष्य क्या था, स्वराज। तो पहले ये बता दो उस स्वराज का क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चोरा चोरी इंसिडेंट जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हुआ था, उस पर गांधी जी की एक टिप्पणी और आई थी। उसमें गांधी जी ने कहा था कि हिमालय जैसी भूल है। हिमालय जैसी भूल का मतलब क्या है कि चोरा चोरी इंसिडेंट के माध्यम से हिंसात्मक तत्व शामिल हुए, और उसको गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल कहा, यानी कि एक ऐसी भूल है जिसको आप माफ नहीं कर सकते, बड़ी भूल, हिमालय जैसी भूल करार दिया था उस समय उसको। और उसी बात को लेकर के हमने पढ़ा था कि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कर लिया है। और अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस किया गया, तो जो आपका स्वराज का लक्ष्य था वो भी क्या हो गया, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ, यानी कि कोई सफलता आपके हाथ में नहीं है। अब यही बात समझो कि गांधी जी के पास सबसे जो एक कन्वीनियंट ग्राउंड है वो तो ये है
कि वो कांग्रेस को अपने साथ इजीली एसोसिएट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तैयार है। लेकिन जनमानस को कैसे जोड़ा जाए? अगर आप जनमानस के सामने डायरेक्टली इस बात को लेकर के जाओगे कि आपका लक्ष्य पूर्ण स्वराज है, तो सवाल जवाब तो करेगा ना आपसे कि 10 साल पहले लक्ष्य आपने स्वराज का बनाया था, तो उस स्वराज के रिगार्डिंग आपके पास किस तरह के अचीवमेंट्स है, एक बार हमें ये भी तो बता दो। तो यही बात शुरुआत में आपको लेकर के चलना है कि गांधी इसको कैसे टैकल करेंगे। और 100% मैं आपसे कह सकता हूं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने नेचर में किस रूप में आया आपके सामने, एक जन आंदोलन के रूप में आया, एक मास मूवमेंट के रूप में आया। तो मेन हेडिंग बनाएंगे आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और समय लिखेंगे 1930 ब्रैकेट में, 1930। पहला बिंदु बनाओ। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस 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 अपने लाहौर अधिवेशन में यह प्रतिबद्धता कर चुकी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस अपने लाहौर अधिवेशन में यह प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुकी थी कि अब हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज का होगा, अब हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज का होगा, जिसे प्राप्त करने के लिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। जिसे प्राप्त करने के लिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। जिसे प्राप्त करने के लिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। कांग्रेसियों की ओर से महात्मा गांधी को अपने नेता के रूप में चुना गया। कांग्रेसियों की ओर से महात्मा गांधी को अपने नेता के रूप में चुना गया। कांग्रेसियों की ओर से महात्मा गांधी को अपने नेता के रूप में चुना गया। कहा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में तमाम प्रकार के दिशा निर्देशन सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में तमाम प्रकार के दिशा निर्देशन देने का कार्य आप ही को करना है, आप ही को करना है, आप ही को करना है। अगला बिंदु महात्मा गांधी की इच्छा यह थी कि यदि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के संदर्भ में यदि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के संदर्भ में सरकार पर कोई ठोस दबाव बनाना है, तब इसका चरित्र एक जन आंदोलन की अभिव्यक्ति के रूप में सामने आना चाहिए। तब इसका चरित्र एक जन आंदोलन की अभिव्यक्ति के रूप में सामने आना चाहिए। लेकिन गांधी जी की बेचैनी यह थी कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को लेकर
लेकिन गांधी जी की बेचैनी यह थी कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को लेकर, लेकिन गांधी जी की बेचैनी यह थी कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को लेकर जनता के बीच कैसे जाया जाए, जनता के बीच कैसे जाया जाए, जनता के बीच कैसे जाया जाए, क्योंकि हमें जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग, असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग, असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज के संदर्भ में, असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज के संदर्भ में, अर्थात भारतीय जनमानस अपनी अभिव्यक्ति में, अर्थात भारतीय जनमानस अपनी अभिव्यक्ति में हमसे सवाल कर सकता है, अर्थात भारतीय जनमानस अपनी अभिव्यक्ति में हमसे सवाल कर सकता है, अर्थात भारतीय जनमानस अपनी अभिव्यक्ति में हमसे सवाल कर सकता है कि पुराने वाले स्वराज का क्या हुआ, कि पुराने वाले स्वराज का क्या हुआ, कि पुराने वाले स्वराज का क्या हुआ, कि पुराने वाले स्वराज का क्या हुआ। अगला बिंदु, इन हालातों में गांधी जी ने यह निश्चय किया, इन हालातों में गांधी जी ने यह निश्चय किया, इन हालातों में गांधी जी ने यह निश्चय किया कि हम प्रारंभ में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, कि हम प्रारंभ में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, कि हम प्रारंभ में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, कि हम प्रारंभ में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण स्वराज के आधार पर व्यवहार नहीं करेंगे, पूर्ण स्वराज के आधार पर व्यवहार नहीं करेंगे, पूर्ण स्वराज के आधार पर व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे मुद्दे को उठाएंगे, बल्कि एक ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जो हर घर को प्रभावित करने वाला हो, बल्कि एक ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जो हर घर को प्रभावित करने वाला हो, बल्कि एक ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जो हर घर को प्रभावित करने वाला हो। और इस मुद्दे का नाम रहा, और इस मुद्दे का नाम रहा नमक कानून, और इस मुद्दे का नाम रहा नमक कानून, और इस मुद्दे का नाम रहा नमक कानून। अब समझो बात को। आपको याद है 2019 में, अगर मैं सही हूं, गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, 2019 में प्याज के जो दाम है अचानक से बढ़ गए थे, है ना। आपको याद होगा उस समय आपने अफगानिस्तानी प्याज भी खाई थी, व्हाइट कलर की, खाई होगी आप लोगों ने। तो असल में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा उस समय बड़ी बेचैनी रही लोगों में। अब प्याज अपने आप में एक ऐसा आइटम है कि इसके बिना आप क्या बना पाएंगे बताइए, कुछ चीज संभव है? अब सरवाइव करना है तो अलग बात है, हाँ, लेकिन अगर अपने स्वाद को बना के रखना है तो थोड़ा बेचैन तो आपको होना पड़ेगा। हम मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर उस समय प्याज के मुद्दे को कोई भारत में उठाने की कोशिश करता तो जनमानस जाने अनजाने में उसका सहयोग कर ही देता, क्योंकि प्याज का मुद्दा अपने आप में ऐसा मुद्दा बन गया जो हर घर को प्रभावित कर रहा था, हर घर को प्रभावित कर रहा था। 2014 में केंद्र में सरकार में जो परिवर्तन है ये इसी बात को लेकर के आया था
कि लोगों के घरों को टारगेट किया गया महंगाई को लेकर के, और जब महंगाई को लेकर के लोगों के घरों को टारगेट किया गया, उन्होंने आश्वासन दिया गया कि आने वाले समय में महंगाई नहीं आएगी या वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि नहीं होगी। अब अलाउद्दीन थोड़ी ना आज की डेट में तो एक ऐसा मार्केट आपके लिए लगा दे कि हमेशा रेट क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा। आश्वासन दिया गया, हर घर प्रभावित हुआ, लोगों ने आगे बढ़ करके मतदान किया। तो यहाँ गांधी जी, मैं इसलिए उनको मदारी बोलता हूँ, एक बहुत अच्छा कलाकार मैं उनको बोलता हूँ, क्योंकि वो जान रहे हैं, वो कांग्रेस को समझा रहे हैं कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने जल्दबाजी किया तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। मास मूवमेंट के रूप में अगर आप इस एक्टिविटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पूर्ण स्वराज के सारे शुरुआत में नहीं जाना चाहिए। आपको एक ऐसे मुद्दे को उठाना पड़ेगा जो हर घर को प्रभावित करने वाला हो, और गांधी जी के दिमाग में मुद्दा जो बन के आया नमक का मुद्दा बन के आया। अब कहानी क्या बननी थी? कहानी ये बननी थी, इतना तो आप लोग समझदार हैं कि नमक क्या है, हर घर को प्रभावित करने वाला क्या एक आइटम है, हर घर में क्या इसकी आवश्यकता है। उस समय क्या हो रहा था कि जो आपका साल्ट है, उस समय क्या हो रहा था कि जो आपका साल्ट है, अगर आपको साल्ट का यूज करना है, यूज कौन करेंगे? भारतीय ही करेंगे, है ना। अगर आपको साल्ट का यूज करना तो यूज करने के एवज में आपको एक टैक्स देना होता था। हालांकि इस टैक्स की वैल्यू क्या है ये इतिहास में डिस्कस नहीं किया गया है। यानी कि नमक का अगर आपको प्रयोग करना है तो नमक का प्रयोग करने के संदर्भ में भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि ये जो आपका साल्ट का जितना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा और साल्ट का जितना भी क्या होगा आपका ट्रेड होगा, नमक को बनाया जाना और नमक का जितना भी आपका व्यापार होगा, इस पर जो आपका आप कह सकते हैं कि ट्रेड, इस पर जो आपका ट्रेड मोनोपोली जो आपका बना हुआ था वो किसका बना हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का बना हुआ था। यानी कि नमक का मैन्युफैक्चरिंग होना और नमक का ट्रेड होना ये सारा फुली कंट्रोल में था, किसके? सरकार में था। आपका कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था, जबकि नमक अपने आप में बहुत ही नेसेसरी आइटम है। ऊपर से ये कहा गया कि अगर इंडियंस को नमक का इस्तेमाल करना है, यूज करना है, तो भैया आपको बदले में क्या देना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा। गांधी ने कहा कि यही तो बात है, इसी मुद्दे को उठाते हैं। और गांधी ने बहुत आसानी से इन मुद्दों को उठाया, और देखिए कैसे उठाया। गांधी ने कहा कि देखिए ऐसा है, सरकार को कहा कि देखिए ऐसा है कि साल्ट और वाटर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि वो ये समझाने की बात कर रहे थे कि नमक और पानी अलग अलग नहीं है। इस नमक को आपको कहां जोड़ के चलना पड़ेगा? इस पानी के साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। और पानी पर जो टैक्स लगाने की आप बात कर रहे हैं ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पानी पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। मिल गया मुद्दा गांधी जी को, और गांधी जी ने इसी मुद्दे को आधार बना करके अपनी इस गतिविधि को स्टार्ट उस समय किया था, है ना। हालांकि अगर आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की है। किताब कहेगी कि गांधी जी अपना 11 सूत्रीय फॉर्मूला रखते हैं सरकार के सामने, ये कहेंगे वो कहेंगे। मैं उन बातों पे आपको लेकर नहीं गया हूं। मैं इस तरीके से आपको एक टॉपिक ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। इस मुद्दे को उठाया गया, नमक का मुद्दा, ठीक है। और इसी से गांधी जी ये एश्योर कर पाएंगे कि उनकी इस एक्टिविटी में जो कॉमन पीपल ऑफ इंडिया है उसका बहुत ही इफेक्टिव पार्टिसिपेशन आएगा, जबरदस्त आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1920 का जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उससे ज्यादा संख्या में यहां लोग गांधी नाम के व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएंगे। और ये तब खड़े हो रहे हैं कि जब लगभग में काफी सालों तक गांधी जी इंडिया में क्या रहे? नॉन एक्टिव रहे हैं। उनकी लोकप्रियता में कमी मैंने दिखाई होगी, उनकी कमी है, फिर भी 1930 में उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है कि उन्होंने वो काम करके दिखा दिया जिस काम की उस समय हमको क्या थी? आवश्यकता थी। इसी बिंदु को आगे बढ़ाओ। गांधी जी ने नमक के मुद्दे को आधार बनाते हुए कहा, गांधी जी ने नमक के मुद्दे को आधार बनाते हुए कहा, गांधी जी ने नमक के मुद्दे को आधार बनाते हुए कहा कि पानी और नमक दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है, कि पानी और नमक दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है,
कि पानी और नमक दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है। पानी और नमक दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है। सरकार पानी पर टैक्स लगाकर लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। सरकार पानी पर टैक्स लगाकर लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। सरकार नमक पर टैक्स लगाकर लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। अब अगर मैं ड्राफ्टिंग करूंगा तो मामला हो जाएगा टाइम टेकन। लिखते लिखते बातों को समझते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला बिंदु बनाइए। गांधी जी ने नमक के मुद्दे को आधार बनाते हुए बारह मार्च 1930 को, डेट बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक के मुद्दे को आधार बनाते हुए 12 मार्च 1930 को गुजरात स्थित अपने साबरमती आश्रम से गुजरात स्थित अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ, अपने 78 अपने 78 सहयोगियों के साथ अपने 78 सहयोगियों के साथ अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा दांडी मार्च प्रारंभ किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो कुछ नोट करा रहा हूं ना आपको मैं, हर बात यूपी पीसीएस में उठ चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 78 सहयोगियों में सर्वाधिक संख्या (31) गुजरात के लोगों की ही थी। सर्वाधिक संख्या (31) गुजरात के लोगों की ही थी। अगला बिंदु, यह दांडी यात्रा अपने चरित्र में संपूर्ण तरीके से एक पैदल यात्रा रही। यह दांडी यात्रा अपने चरित्र में संपूर्ण तरीके से एक पैदल यात्रा रही। ये लाइन यूपी पीसीएस में उठ चुकी है। पैदल यात्रा रही। इस यात्रा के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल चल रहे थे। ये नाम आता है परीक्षा में। इस यात्रा के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल चल रहे थे। इस यात्रा के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल चल रहे थे। इस यात्रा के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल चल रहे थे, जिनका उद्देश्य था कि इस दांडी यात्रा के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जाए। ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ पाए।
ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ पाए। अगला बिंदु, इस दांडी यात्रा में 240 मील, ओब्लिक का निशान लगाएंगे, ओब्लिक 386.24, हालांकि इसको यूपी पीसीएस ने 380 माना है। ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 240 मील है, और किलोमीटर में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग में 386 के आसपास आता है। कमीशन इसको 380 मान के चलता है। आप इसको लिख सकते हैं कि 240 मील ओब्लिक 386.24 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में तय की गई। ये 24 दिन भी आ चुका है भैया एग्जाम में। 24 दिनों में तय की गई। 24 दिनों में तय की गई। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित नवसारी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने नमक को अपने हाथ में लेते हुए नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी ने नमक को अपने हाथ में लेते हुए नमक कानून को तोड़ा। अब बातों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये थी उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन। कई बार मेंस में सवाल उठता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए जाने से पहले नमक के मुद्दे को क्यों उठाया। तो नमक के मुद्दे को उठाने का मतलब ही यह था कि मैंने सारी चिंताएं गांधी जी की आपको समझा दी हैं, लिखा भी दी हैं। उनका मानना यह था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अगर हम हिंदी में पूर्ण स्वराज लेकर के चलते हैं और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को लेकर के अगर हम जनता में जाएंगे तो जनता में बेचैनी आ सकती है, और जनता का जो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, इसको हम एश्योर नहीं कर पाएंगे, इसको हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। नमक के मुद्दे को उठाया गया क्योंकि उस समय ये गरमाया हुआ मुद्दा था, है ना। सरकार आपसे क्या टैक्स वसूलने की बात करती है। नमक का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है और उसका जो आपका ट्रेड है उस पर सरकार की ही पैरामाउंटेसी, यानी कि सरकार का ही एक अधिकार बना हुआ है। सरकार के लोग ही नमक बनाने की बात कर रहे हैं और सरकार के लोग ही क्या है, नमक का ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। आपको उसमें कोई भागीदारी नहीं दी गई। साबरमती आश्रम जो गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है, जहां पे गांधी जी का आप भारत में उसको निवास स्थान भी कह सकते हैं, तो वहां से गांधी जी ने दांडी यात्रा को प्रारंभ किया। दांडी यात्रा जो आपका है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला फेज आप कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए जाने से पहले की जो एक्टिविटी रही, आप ऐसे कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए जाने से जो पहले की एक्टिविटी रही, दैट इज कॉल्ड दांडी यात्रा। इसको आप क्या कहेंगे, दांडी मार्च कहेंगे। 78 लोग आ गए, और 78 लोग आ गए, वो आना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि साबरमती आश्रम में लोग रहा करते थे उस समय। और गांधी जी ने बताया उनको कि भी हम एक बात चाहते हैं कि नमक के मुद्दे को पहले उठा लेते हैं, और नमक के मुद्दे को उठाते हुए एक यात्रा करेंगे, और यात्रा के माध्यम से क्या है, लोगों को जागरूक करेंगे। लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। उसी से क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन आ जाएगा। उसी से क्या हो जाएगा, हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, एज अ मास मूवमेंट। और बड़ा काम किसने किया, वल्लभ भाई पटेल ने,
है ना। यात्रा मान लीजिए यहाँ पे चल रही है और वल्लभ भाई पटेल आपके यहाँ पे चल रहे हैं, एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, और आगे आगे लोगों को लेकर के चल रहे हैं और समझा रहा है कि भैया देखिए ऐसा है कि आपके फायदे की बात है, सरकार नमक पर टैक्स नहीं वसूल सकती, ये गलत बात है, इसलिए हम एक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और एक एज अ सिंबल, प्रतीक के तौर पर हम आज नमक कानून को तोड़ने जा रहे हैं। लोग जुड़ते गए, है ना। 240 मील की यात्रा है, 24 दिन में पूरी की गई है, अहमदाबाद से लेकर के नवसारी, नवसारी भी गुजरात का पश्चिमी तट पर स्थित का है, एक डिस्ट्रिक्ट की आप इसको कह सकते हैं। किलोमीटर में 380 मान के चल सकते हैं, पूरा अगर आप करेंगे तो 386.24 इतना कुछ करके आता है, 386 आप कह सकते हैं, लेकिन कमीशन 380 को मान के चलता है तो आप वो भी मान सकते हैं। 5 अप्रैल 1930 की शाम को ये जो आपकी पूरी दांडी यात्रा है ये नवसारी पहुंच जाती है। शाम को क्या है, जो भी थकान है उसको क्या रिलीज किया जाता है, आराम किया जाता है। 6 अप्रैल की सुबह, यानी कि 6 अप्रैल 1930 की सुबह जो है, गांधी जी समुद्र में डुबकी लगाते हैं। अब यूपी पीसीएस ने यहाँ पे क्या मजाक कर रखा है, उसने मजाक ये कर रखा है कि गांधी जी ने नवसारी पहुंचने के बाद नमक बनाया। बात को समझना, आप तो अभी बहुत आसानी से फंस जाओगे क्योंकि अभी उतनी कैलकुलेशंस नहीं है आपके पास। वो क्या कहता है, वो कहता है कि गांधी जी ने नवसारी पहुंचने के बाद नमक बनाया। भैया अगर आप नमक बनाने की बात करोगे तो आपको एक केमिकल रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा, एक केमिकल जो प्रोसीजर है उससे आपको गुजरना पड़ेगा। नमक तो नहीं बना सकते ना, आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स होने चाहिए। गांधी जी ने समुद्र में डुबकी लगाया और डुबकी लगाने के बाद पानी हाथ में लिया। अब पानी में थोड़ा बहुत तो नमक के ट्रेसेस रहेंगे, तो पानी को ऐसे हाथ में लेकर के प्रतीक के तौर पर सरकार को संदेश भेजा कि भी हमने आज आपके नमक कानून को तोड़ दिया है। और ये जो 6 अप्रैल 1930 की सुबह है, ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में तो बार बार इस पे बातें हुई हैं। अगर आप 12 मार्च 1930 को लेकर के चलेंगे तो 12 मार्च 1930 का जो समय है, इसको आप सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग डेट नहीं कर पाएंगे। ये स्टार्टिंग डेट है लेकिन किसकी है, दांडी यात्रा की है। 6 अप्रैल 1930 की सुबह जब एक प्रतीक के रूप में नमक कानून को तोड़ा गया तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की वास्तविक शुरुआत मानी गई है। अगर वो कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो आपको 12 मार्च नहीं जाना है, 5 अप्रैल भी आपको नहीं जाना है, 6 अप्रैल 1930 की जो डेट है ये बहुत ही इफेक्टिव डेट मानी जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्टार्टिंग डे के रूप में। अब यहाँ पे एक सवाल आया था यूपी पीसीएस में, एक बार हुआ क्या कि जब 6 अप्रैल 1930 की सुबह गांधी जी ने एज अ सिंबॉलिक जो एक नमक का मुद्दा है या नमक कानून है, जब उसको तोड़ने की बात की तो वहां माजरा इतना बन गया था कि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। और खासकर यहाँ पे जो रेफरेंस उठाया जाता है, एक अमेरिकी हैं, एक अमेरिकी पत्रकार है जिनका नाम क्या, बेब मिलर। एक अमेरिकी पत्रकार मिलेंगे जिनका नाम क्या आपका, बेब मिलर। ये जो आपके बेब मिलर हैं, ये एक लंबे समय तक गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहे। और ये जो अब दांडी यात्रा के बारे में हमने डिस्कशन किया है, ये भी साथ साथ हैं, गांधी जी के क्या है, ये भी साथ साथ हैं। और कई बार पीसीएस में सवाल उठता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी जो एक्टिविटी उस समय हुई है उसमें गांधी जी के सहयोगी अमेरिकी पत्रकार कौन थे, तो आपका नाम क्या था, बेब मिलर। अब हुआ ये कि 6 अप्रैल 1930 को एक भीड़ है, तो अब गांधी जी ये कहते हैं कि भाई आज हम 6 अप्रैल 1930 को एक डिक्लेरेशन करते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस भीड़ को मैं एड्रेस करना चाहता हूं, संबोधित करना चाहता हूं, क्योंकि ये बेब मिलर नाम के पत्रकार ही नहीं थे, उस समय अलग अलग देशों के पत्रकार उस समय मौजूद रहे। और गांधी जी ने एक बहुत भारी लाइन बोली, और ये जो भारी लाइन है ये परीक्षाओं में आती है। उन्होंने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में, गौर से समझना, शक्ति क्या है, गवर्नमेंट, अधिकार क्या है, भारतीय। शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में मैं पूरे विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। पूरे विश्व की सहानुभूति चाहने का मतलब यह है कि जो पत्रकार बंधु उस समय वहां मौजूद रहे, गांधी जी चाह रहे थे, उनकी अपेक्षा थी कि आप इस गतिविधि को पूरे विश्व के सामने रखें।
तो ये सवाल आया था कि गांधी जी ने अपनी कौन सी एक्टिविटी के समय इस बात को कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में आज मैं पूरे विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन बनेगा। ठीक है, लास्ट लाइन बताइए मैंने क्या लिखा है आपको? डेट आ गई 6 अप्रैल की। उल्लेखनीय बात यह है कि इसी को आगे बढ़ा दो। उल्लेखनीय बात यह है कि 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 6 अप्रैल 1930 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन विधिवत तौर पर प्रारंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन विधिवत तौर पर प्रारंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन विधिवत तौर पर प्रारंभ हुआ। यहां आए पत्रकार बंधुओं से गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा। यहां आए पत्रकार बंधुओं से गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा। यहां आए पत्रकार बंधुओं से गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में मैं पूरे विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। कि शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में मैं पूरे विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में मैं पूरे विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। गुजरात के नवसारी से ही गांधी जी ने भारतीय जनमानस को गुजरात के नवसारी से ही गांधी जी ने भारतीय जनमानस को संबोधित करते हुए कहा। गुजरात के नवसारी से ही गांधी जी ने भारतीय जनमानस को संबोधित करते हुए कहा। गुजरात के नवसारी से ही गांधी जी ने भारतीय जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि अब नमक पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। कि अब नमक पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। कि अब नमक पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। जहां जहां भारत में नमक बनाए जाने के साधन हैं, जहां जहां भारत में नमक बनाए जाने के साधन हैं, जहां जहां भारत में नमक बनाए जाने के साधन हैं, जहां जहां भारत में नमक बनाए जाने के साधन हैं, वहां नमक कानून को तोड़ा जाए। जहां जहां भारत में नमक बनाए जाने के साधन हैं, वहां नमक कानून को तोड़ा जाए। वहां नमक कानून को तोड़ा जाए। और जहां नमक बनाए जाने के साधन नहीं है, और जहां नमक बनाए जाने के साधन नहीं है, और जहां नमक बनाए जाने के साधन नहीं है, और जहां नमक बनाए जाने के साधन नहीं है, वहां ऐसे कानूनों को तोड़ा जाए। वहां ऐसे कानूनों को तोड़ा जाए। वहां ऐसे कानूनों को तोड़ा जाए। वहां ऐसे कानूनों को तोड़ा जाए जो किसी न किसी रूप में जो किसी न किसी रूप में जो किसी न किसी रूप में भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। जो किसी न किसी रूप में भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। जो किसी न किसी रूप में
भारतीयों को शोषण कर रहे हैं। अगला बिंदु, गांधी जी की दांडी यात्रा को भारत में काफी लोकप्रियता हासिल हुई। गांधी जी की दांडी यात्रा को भारत में काफी लोकप्रियता हासिल हुई। एक बड़े जन आंदोलन के लिए एक बड़े जन आंदोलन के लिए एक बड़े जन आंदोलन के लिए भारतीय जनमानस तैयार हुआ। एक बड़े जन आंदोलन के लिए भारतीय जनमानस तैयार हुआ। इसको देखना भी क्या हुआ इसमें, आवाज तो जारी होगी ना। एक बड़े जन आंदोलन के रूप में भारतीय जनमानस तैयार हुआ। ये ठीक हो सकता है। कैमरे से होता सर है। मुझे कुछ बोर्ड पे कुछ लिखना भी है ना। बोल नहीं रहे ना बच्चों, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी या नहीं? सर आवाज आ रही है, अब क्लियर हो गया। एक बड़े जन आंदोलन के रूप में भारतीय जनमानस तैयार हुआ। विशेष तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने विशेष तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च नेपोलियन के पेरिस मार्च नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च, दोनों बड़े नाम हैं। एक का संबंध फ्रांस के साथ है, इसका संबंध इटली के साथ है। नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च के साथ की। नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च के साथ की। इतना ही नहीं, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इतना ही नहीं भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इतना ही नहीं भारत के अन्य क्षेत्रों में भी गांधी जी की इस दांडी यात्रा से प्रभावित होते हुए इतना ही नहीं भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इतना ही नहीं भारत के अन्य क्षेत्रों में भी गांधी जी की इस दांडी यात्रा से प्रभावित होते हुए इसी प्रकार की नमक यात्राओं का आयोजन किया गया। इसी प्रकार की नमक यात्राओं का आयोजन किया गया। इसी प्रकार की नमक यात्राओं का आयोजन किया गया। इसी प्रकार की नमक यात्राओं का आयोजन किया गया। अब बोर्ड से बना लेंगे जरा। एक यात्रा आपको कहां लेके चलनी? केरला, यानी कि केरल में के कलप्पन द्वारा आयोजित ऑर्गेनाइज्ड के कलप्पन द्वारा आयोजित के कलप्पन द्वारा आयोजित कहां से कहां तक? कालीकट से पेन्नूर, कालीकट से पेन्नूर।
कालीकट से पेन्नूर। के कलप्पन ने इसी प्रकार की एक साल्ट मार्च आप इसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया था केरल में। ये कहां से कहां था आपका? कालीकट से पेन्नूर, कालीकट से पेन्नूर, कालीकट से पेन्नूर, कालीकट से पेन्नूर। एक और है जो एग्जाम में आता रहता है, ये था आपका कहां पे? कई बार मजाक करता है, लिख देता तंजौर। कई बार मजाक करेगा, लिख देगा क्या? तंजौर। और कई बार क्या लिख देगा? तमिलनाडु। तंजौर और तमिलनाडु में। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हिंदी में कहते हैं, द्वारा आयोजित। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा आयोजित। कहां से कहां तक? तिरुचिनापल्ली, तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम, वेदारण्यम, तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम, तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम। These are the other references of दांडी यात्रा ऑफ महात्मा गांधी। एक केरल में है, एक तमिलनाडु में, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये दो ज्यादा पूछी जाती है। तंजौर तमिलनाडु मतलब एक ही है। सी राजगोपालाचारी, और कहां से कहां तक है? तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम। केरल वाला क्षेत्र, वहां पर कौन लेकर के आएंगे इसी तरह का साल्ट मार्च? के कलप्पन। और ये कहां से कहां तक है? कालीकट से पेन्नूर। क्या है? कालीकट से पेन्नूर। क्योंकि मैंने अभी भी एक लाइन आपको लिखाया था, गांधी जी ने साफ साफ कहा है कि जहां जहां नमक बनाए जाने के साधन हैं, वहां पर आपको साल्ट टैक्स को क्या करना है? तोड़ना है। और जहां नमक बनाए जाने के साधन नहीं है, वहां आपको ऐसे अलग प्रकार के कानूनों को तोड़ना है जो किसी न किसी रूप में क्या है? भारतीयों को शोषण करते हैं। हो गया? अगला बिंदु बनाओ। इतिहास साक्षी है इस बात का कि इतिहास साक्षी है इस बात का कि इतिहास साक्षी है इस बात का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जितने भी गणनाएं की गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जितने भी गणनाएं की गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जितनी भी गणनाएं की गई, दैट मीन्स कैलकुलेशंस, वो सभी महात्मा गांधी की ओर से की गई। वो सभी महात्मा गांधी की ओर से की गई। वो सभी महात्मा गांधी की ओर से की गई। लेकिन दुर्भाग्य रहा महात्मा गांधी का, लेकिन दुर्भाग्य रहा महात्मा गांधी का तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, लेकिन दुर्भाग्य रहा महात्मा गांधी का तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, लेकिन दुर्भाग्य रहा महात्मा गांधी का तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, लेकिन दुर्भाग्य रहा महात्मा गांधी का तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कि गांधी जी इसे अपना नेतृत्व नहीं दे पाए। कि गांधी जी इसे अपना, ऐसे लिखेंगे, गांधी जी इसे अपना सकारात्मक नेतृत्व नहीं दे पाए। गांधी जी इसे अपना सकारात्मक नेतृत्व नहीं दे पाए।
5 मई 1930 को 5 मई 1930 को महाराष्ट्र के सोलापुर में 5 मई 1930 को महाराष्ट्र के सोलापुर में 5 मई 1930 को महाराष्ट्र के सोलापुर में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आया। बहुत आता है ये नाम कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इस मूवमेंट को लीड किसने किया? अब्बास तैयब जी के हाथों में आया। लेकिन गिरफ्तारी इनकी भी हो गई और अंततः सरोजनी नायडू के हाथों में इस जन आंदोलन का नेतृत्व आया और अंततः सरोजनी नायडू के हाथों में इस जन आंदोलन का, इस मास मूवमेंट का नेतृत्व आया। ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है, ये एक पार्ट इसका मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपको इसमें क्या समझना है ना, क्योंकि आने वाले जो भी टॉपिक आपके हैं, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि 1930 का जो भंवर है काफी गहरा है। एक साथ कई सारे एक्टिविटीज आपकी काम करती हैं, सिस्टमेटिक वे में हमें इनको पढ़ना है। अब कल के लिए एक हेडिंग बना के छोड़ दें आप लोग। कल आपको ये सीखना है पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का विकास। हेडिंग होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विकास। भरपूर मात्रा में सवाल फंसते हैं यहां से, तो कल पहले इसको देखेंगे। उसके बाद में आपका गांधी इरविन पैक्ट आएगा। उसके बाद में आपका कांग्रेस का 1931 का कराची सेशन आएगा। देन आफ्टर आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ना पड़ेगा और सब कुछ 1930-31 के आसपास ये चीजें आपको पढ़नी है।